वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। स्टार्टअप के लिए वित्तीय मदद से लेकर गाइडेंस तक दिल्ली सरकार की रणनीति में युवाओं के लिए क्या है खास। दिल्ली सरकार ने राजधानी को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करने का रोडमैप तैयार किया है। छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही आवश्यक संसाधन व सुविधा उपलब्ध होंगे। इसके लिए 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITE में आधुनिक सुविधाओं वाला इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति दिल्ली के युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लंदन, सिंगापुर जैसा होगा दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 3575 बस स्टॉप बनेंगे वर्ल्ड क्लास। 650 करोड़ का मेगा प्लान। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार सितंबर में बस स्टॉप के व्यापक पुनर्विकास का काम शुरू करने की तैयारी में है। योजना के तहत मौजूदा बस क्यू शेल्टर को आधुनिक सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास बस स्टॉप में बदला जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दिल्ली वाले ध्यान दें, DTA के फ्लैट खरीदने का शानदार मौका। DTU में कब तक होंगे पंजीकरण। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए खबर बहुत काम आएगी। जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैट योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है, तो वहीं DTU में पंजीकरण के लिए भी पंजीकरण की तारीख 30 जुलाई तक हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली वालों के लिए सस्ते दाम में फ्लैट खरीदने के लिए एक योजना निकाली हुई है। इस योजना के लिए आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि DDA ने आवेदन की तारीख बढ़ाई है। नागरिक आवास योजना के तहत नरेला और सिरसपुर में HIG, MIG, LIG और EWS फ्लैट बुक करा सकते हैं। आप नरेला में बने 1944 फ्लैट्स और कड़कड़ुमा की टावरिंग हाइट्स में भी फ्लैट बुक करा सकते हैं। दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती। 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे शुरू। राजधानी में लोगों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापना के 7वें चरण के तहत सरकार 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जल्द जनता को समर्पित करने जा रही है। इन केंद्रों के शुरू होने के बाद दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 415 हो जाएगी। बृहस्पतिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली के हर घर तक बेहतर गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। दिल्ली में अब तक 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं। इनमें 244 अर्बन सब हेल्थ सेंटर और 126 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शामिल है। 7वें चरण में 45 नए केंद्र जुड़ने के बाद यह संख्या 415 हो जाएगी। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे फ्लैट। 7400 घरों को किया जा रहा है रीडिजाइन। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भलसवा स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवास परियोजना का निरीक्षण बृहस्पतिवार को किया। उन्होंने जल्द झुग्गी बस्तियों के गरीब परिवारों को जल्द फ्लैट मिलने की बात कही और वहां चल रहे मरम्मत एवं विस्तार कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए EWS फ्लैटों का कार्य तेजी से पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से पहले से निर्मित पुराने आवासों का पुनः डिजाइन कर उनका विस्तार किया जा रहा है ताकि उन्हें आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। सड़क के ऊपर दौड़ेगी मेट्रो। केशवपुरम से रोहिणी का सफर होगा आसान। दिल्ली को मिलने जा रहा एक और डबल डेकर फ्लाईओवर। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर 34 के बीच 16.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। इसे डबल डेकर कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय लिया है। मेट्रो के 5 चरण में केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इसे मेट्रो व सड़क मार्ग के लिए एकीकृत डबल डेकर के रूप में विकसित करने के लिए 6 में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया जाएगा। इस पर 2.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए चयनित सलाहकार विस्तृत यातायात और
परिवहन विकल्प, बनावट, इंजीनियरिंग चुनौती, परियोजना पर अनुमानित लागत सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर अध्ययन करेगा। उसके रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूमि की कमी को ध्यान में रखकर डबल डेकर कॉरिडोर विकसित करने का विचार किया जा रहा है। अब अंगूठे के साथ चेहरा भी बनेगा पहचान। दिल्ली में बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड वाली स्मार्ट राशन कार्ड की तैयारी। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में स्मार्ट पीडीएस परियोजना लागू करने जा रही है, जिससे राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। इस नई तकनीक के आने के बाद उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन राशन वितरण की ट्रैकिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने या हटाने का काम भी आसानी से ऑनलाइन किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक बनाने में जुटा है। इसके लिए विभाग ने एक 16 सदस्यीय यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कमेटी का गठन किया है। ये 13 जिलों के सहायक आयुक्तों और अन्य अधिकारियों की यह कमेटी राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऐप के सभी विकल्पों की जांच और समीक्षा करेगी, ताकि ऐप को और अधिक बेहतर व यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। छात्रों का लड़खड़ाता आत्मविश्वास देश के लिए खतरनाक कॉकरोच आंदोलन और सोनम वांगचुक के समर्थन में अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से शिक्षाविद सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग रखकर युवाओं के अंदर उम्मीद की नई किरण जगा दी है। गुरुवार को उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनके संघर्ष का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सोनम वांगचुक शिक्षा में कोई क्रांति ना ला दे। देश की सड़ चुकी शिक्षा व्यवस्था के क्रांतिकारी कदम ही ठीक कर सकता है। इसलिए देश को सोनम वांगचुक जैसा एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के साथ ही क्रांतिकारी कदम दोनों की जरूरत है। इस दौरान सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के करीब वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट का एक्शन, शर्जील इमाम की अर्जी पर पुलिस को नोटिस। 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली जेएनयू पूर्व छात्र शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। दिल्ली दंगा के बड़े साजिश मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित कई आरोपितों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। शर्जील इमाम की दूसरी नियमित जमानत याचिका को 4 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान। संविधान में अभी प्रावधान नहीं, लोगों का भरोसा है बरकरार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक देश एक चुनाव को लेकर स्पष्ट किया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से संविधान के अनुसार कार्य करता है और उसके दायरे से बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि फिलहाल संवैधानिक व्यवस्था में एक देश एक चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग संविधान पर चलता है, उससे इंतर नहीं। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार मतदान प्रतिशत में आया उल्लेखनीय उछाल इस बात का प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर मतदाताओं का पूरा भरोसा है। डीयू छात्र संघ चुनाव के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर रद्द होगा नामांकन। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 को निष्पक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रचार प्रसार को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रॉक्टर कार्यालय में डीयू पदाधिकारियों और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में चुनाव प्रचार के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट और लिंग 2 समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव करवाए जाएंगे।
रेलवे टेंडर घोटाला अधिकारियों और कंपनी के बीच सांठगांठ का नेटवर्क, सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए सबूत। रेलवे टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि गोपनीय टेंडर सूचनाएं रिश्वत के बदले निजी कंपनी तक पहुंचाई जा रही थी। सीबीआई का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पहले से ही कंपनी तक पहुंचाई जाती थी और बदले में रेलवे अधिकारियों और अवैध को भुगतान किया जाता था। मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने ट्रैप कार्रवाई कर 1 लाख रुपए बरामद करने का भी दावा किया है। राउस एवेन्यू स्थित पीसी एक्ट मुनीश मरकन के समक्ष सीबीआई ने दावा किया कि निजी कंपनी मेश इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आरोपित मोहम्मद शारिक अली अपने सहयोगी एजाज अली के निर्देश पर रेलवे अधिकारियों तक रिश्वत पहुंचाते थे। दिल्ली सरकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, शकूरपुर से 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत, 1100 का ही टारगेट। दिल्ली के नागरिकों को उनके घर के बिल्कुल समीप उत्कृष्ट और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शकूरपुर से 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विधिवत उद्घाटन किया। इस पहल के साथ ही दिल्ली सरकार ने हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। इन 45 नए केंद्रों के उद्घाटन के बाद राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 415 के पार पहुंच गई है। सरकार राज्य भर में स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1100 से अधिक ऐसे केंद्र स्थापित करने के अपने बड़े लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। रिटायरमेंट से 11 महीने पहले क्यों रिप्लेस हुए सतीश गोलछा, अनुराग कुमार की एंट्री की इनसाइड स्टोरी। 17 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पुलिस महकमे को चौंका कर रख दिया। जिस अफसर के बारे में सभी मान रहे थे कि वही दिल्ली पुलिस का कमान संभाल रहेंगे, उन्हें खुद भी शायद अंदाजा नहीं हुआ कि उनका कार्यकाल कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को कब हटाने का फैसला हो गया, इसकी भनक ना उन्हें लगी और ना ही उनके करीबी अधिकारियों को और ना ही पूरे पुलिस प्रशासन को। दिल्ली में अब थर्ड पार्टी ऑडिटर्स जारी करेंगे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, कितनी होगी अधिकतम फीस। राजधानी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इमारतों और परिसरों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने वाली थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स के पंजीकरण और पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने इस संबंध में आवेदन आमंत्रित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट केवल अग्निशमन विभाग जारी करता था, लेकिन हाल ही के महीनों में राजधानी में हुई बड़ी अग्निकांड घटनाओं, विशेषकर होशनी स्थित होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत के बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। पिछले महीने अधिसूचित DFS संशोधन नियम 2025 के तहत अब योग्य और अनुभवी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स को अधिकृत किया जाएगा। खुफिया एजेंसी में 20 साल का अनुभव, अब दिल्ली पुलिस की कमान, पढ़े अनुराग कुमार का IPS कमिश्नर तक का सफर। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदल गए हैं। अब IPS सतीश गोलछा की जगह पर 1994 बैच के IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। अनुराग ने कार्यभार भी संभाल लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार IPS सतीश गोलछा को भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया है। आइए बताते हैं कि आखिर IPS अनुराग कुमार कौन है। यूपी पश्चिमी के रहने वाले अनुराग कुमार 1994 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी है। अभी तक अनुराग कुमार IB में स्पेशल डायरेक्टर थे। अब लंबे समय से वे दिल्ली पुलिस से बाहर ही रहे हैं। दिल्ली में 5 साल की सबसे गर्म रात, न्यूनतम तापमान में ने तोड़ा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मानसून की वर्षा नहीं होने से उमस भरी गर्मी बनी हुई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यह वर्ष 2021 के बाद सबसे अधिक है, यानी कि 5 वर्षों में सबसे अधिक गर्म रात रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दिन में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी हो रही है। अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है, यानी दिन व रात दोनों गर्म हो रहे हैं। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन महसूस किया जाने वाला तापमान 48.0 डिग्री तक चला गया।
दिल्ली जू में गोपरा का संरक्षण खतरे में, प्रजनन भी प्रभावित, कुनबा बढ़ने के बाद क्यों टूट रही उम्मीदें। चिड़ियाघर का रेप्टाइल हाउस देश में लुप्त प्राय सांपों के संरक्षण का अहम केंद्र माना जाता है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप देखभाल नहीं होने से सांपों की सक्रियता, स्वास्थ्य और प्रजनन पर गंभीर असर पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार 6 माह तक रेप्टाइल हाउस बंद रखना, प्राकृतिक आवासीय व्यवस्था का अभाव और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण कोबरा, रॉक पाइथन और सैंडबोआ जैसी दुर्लभ प्रजातियां सुस्त होती जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ सांपों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तक नहीं हो पा रहा था और 2 सैंडबोआ का लिंग तक वर्षों बाद भी दर्ज नहीं किया जा सका है। जंतर मंतर पर वीडियोग्राफी को लेकर बवाल, दिल्ली एससी में याचिका दायर, 20 जुलाई को होगी अहम सुनवाई। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को लगातार निगरानी करने का पुलिस पर आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के लिए दिन तय किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष ने याचिका दायर कर कहा कि प्रदर्शनकारियों की निजता, सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख अनुराग कुमार बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। आईपीएस अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। 1994 बैच के आईपीएस अनुराग कुमार आईपीएस सतीश गोलचा की जगह लेंगे। बता दें कि आईपीएस अनुराग कुमार अभी तक आईबी में स्पेशल डायरेक्टर थे। शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें अनुराग कुमार को दिल्ली के नए कमिश्नर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। दुष्कर्म के बाद घोंट दिया था आईआरएस की बेटी का गला, 900 पन्नों की चार्जशीट में 70 गवाह। दक्षिणी दिल्ली में अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित कैलाश हिल्स में आईआरएस की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लगभग 3 महीने बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपित राहुल मीणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपित आईआरएस का पूर्व घरेलू सहायक था। लगभग 900 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने 70 से अधिक गवाहों के बयान है। फोरेंसिक जांच का भी हवाला दिया है, जिसमें शव पर आरोपित के ब्लड व सीमेन की पुष्टि हुई है। चार्जशीट के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह जब यूपीएससी की तैयारी करने वाली युवती घर में अकेली थी, तब आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मोबाइल की वायर से उसका गला घोंट दिया और लाखों रुपए की नकदी व कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। हैरी बॉक्सर गिरोह के 2 मुख्य मददगार गिरफ्तार। दिल्ली में रंगदारी और फायरिंग में शामिल। दिल्ली में व्यापारियों और आम लोगों को डराकर उनसे करोड़ों रंगदारी मामले वाले कुख्यात हैरी बार, अनिल पंडित, सचिन उर्फ गोलू गिरोह के 2 बदमाश को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें विकास उर्फ चूहिया नाम के बदमाश को बीते जून में गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद मुख्य शूटर और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जगदीश उर्फ जैक को बीते दिनों बंगाल के मालदा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों हैरी बॉक्सर गिरोह को दिल्ली में वारदात के लिए अवैध हथियारों व शूटरों से लेकर हर तरह की मदद पहुंचा रहे थे। बिना चाबी और टूटे लॉक की स्कूटी से घूमना पड़ा भारी। द्वारका पुलिस ने दबोचा आदतन चोर। चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद बिना चाबी और टूटा लॉक वाली स्कूटी से बेखौफ घूमना एक आदतन चोर को भारी पड़ गया। द्वारका जिला पुलिस के एंटी बर्गलरी सेल ने उसे दबोच दिया है। जांच में उसके कब्जे से चोरी की होंडा एक्टिवा स्कूटी और चोरी का रियलमी मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने सेंधमारी और चोरी के 4 अन्य मामलों में भी संलिप्तता स्वीकार की है, जिससे इस मामले का खुलासा हो गया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सुब्रत गुप्ता उर्फ ऋषु उर्फ टेढ़ा 24 वर्षीय निवासी संजय एनक्लेव बींदापुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी, सेंधमारी और वाहन चोरी के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। एनसीआर में क्या है ई वाहन चार्जिंग बनी जानलेवा। घर में ई वाहन चार्ज करना पड़ सकता है भारी, जाने सुरक्षा के उपाय। दिल्ली समेत एनसीआर में बहुमंजिला भवनों या अपार्टमेंट की बोतल या बेसमेंट में बिना उचित सुरक्षा मानकों के ई वाहन चार्ज करना जानलेवा साबित हो रहा है। बुधवार को नोएडा सेक्टर 66 में 4 मंजिला आवासीय भवन की बोतल पर चार्जिंग के दौरान ई बाइक में आग लगने से कई लोगों का जीवन संकट में आ गया था। समय रहते 50 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई। इस दौरान कई वाहन भी जले। राजधानी दिल्ली में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। अनधिकृत और असुरक्षित चार्जिंग पॉइंट, सस्ते चार्जर और लापरवाही के कारण एनसीआर के रिहायशी इलाकों में इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। चार्जिंग के दौरान आग लगने की बढ़ती घटनाएं बताती है कि यह केवल तकनीकी नहीं बल्कि नीतिगत और जागरूकता से जुड़ी समस्या भी है।
पुरानी दिल्ली के बाजारों का नहीं होगा स्थानांतरण, बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। चांदनी चौक के साथ प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के किसी बाजार का कहीं स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि उन्हें वहीं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि दिल्ली का बाजार व्यापार फले फूले तथा समृद्ध हो। सदर बाजार के कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों से उच्च अधिकारियों के साथ व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक होगी, जिसमें विकास का रोडमैप तय किया जाएगा। उन्होंने व्यापारी प्रतिनिधियों को बताया कि इस संबंध में उनकी विस्तार चर्चा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी हुई है। हाल ही में दिल्ली के 7 सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के सभी थोक बाजारों की वस्तु स्थिति तथा विकास से जुड़े कामों पर मंथन हुआ है। महादेव सट्टा ऐप मामले में फंसे विकास गर्ग को भाजपा ने पार्टी से निकाला। हाल ही में ईडी ने किया था गिरफ्तार। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप व सफाई एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी डॉक्टर विकास गर्ग को दिल्ली भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है। वे दिल्ली भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक था। डॉक्टर विकास गर्ग को अगस्त 2024 में दिल्ली भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया था। ईडी ने उसे पिछले दिनों गिरफ्तार किया है। उसके बाद से उसे पार्टी से निकाले जाने की बात हो रही थी। दिल्ली भाजपा की वेबसाइट पर आर्थिक प्रकोष्ठ से उसका नाम हटा दिया गया है। उसे निकाले जाने की आधिकारिक सूचना मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है। यमुना पार में मानसून की मार, कूड़े के ढेर से बड़ा जलभराव और बीमारियों का संकट। मानसून के बीच यमुना पार के कई इलाकों में सड़कों के किनारे जमा कूड़े के ढेर अब केवल बदसूरती का कारण नहीं, बल्कि लोगों की सेहत को यातायात के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। जगह जगह खुले में फेंका जा रहा कूड़ा बरसात के दौरान नालों और सिविल लाइनों में पहुंचकर उन्हें जाम कर देता है, जिससे जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है और निगरानी पर सवाल उठ जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमित सफाई और कूड़ा उठाने की व्यवस्था प्रभावी नहीं होने से हर मानसून में यही हालत दोहराए जाते हैं। दिल्ली के मरम्मत मेले में पुराने सामानों को मिला नया जीवन, टिकाऊ भविष्य की ओर एक कदम। लावण्या के लिए पहली सैलरी से खरीदा जंपसूट महज परिधान नहीं, याद का निशानी थी। साइकिलिंग के दौरान फटने के बाद उसे अलमारी में रख दिया गया था। मरम्मत मेला में उसके कारीगरों ने उसे दुरुस्त किया कि वह फिर से पहनने लायक बन गया। इससे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कहा, 2 साल पहले कच्चा ट्रिप के दौरान यह खरीदा था और फटने पर मायूस थी। अब इसे दोबारा पहन सकूंगी। यही अनुभव 15 साल पहले शादी में मिले स्टोर को ठीक करने वाली शिवानी का भी रहा। दिल्ली हॉट INA का मरम्मत मेला ऐसे के लोगों को खुशियों का गवाह बना। दिल्ली में साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश, DU छात्र से ठगी के मामले में बंधन बैंक अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार। उत्तरी जिला की साइबर सेल थाना पुलिस ने साइबर सिंडिकेट को म्यूल बैंक खाता मुहैया करवाने वाले 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत जिन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक बंधक बैंक का कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर शामिल है। इनके कब्जे से 22 बैंक खाते बरामद किए हैं, जो फर्जी फर्मों और गरीब लोगों के नाम पर खोले गए थे। इस गिरोह ने DU के एक PhD स्कॉलर से शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा देकर 1.66 लाख की ठगी भी की थी। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आखिरी मोहलत। आबकारी घोटाला केस में 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। आबकारी घोटाला मामले में आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ CBI की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आप नेता दुर्गेश पाठक को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों नेताओं ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में आप नेताओं को पहले भी मौका दिया गया है, लेकिन न्याय के हित में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदालत ने केजरीवाल सहित अन्य को 2 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।